एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज़ रितु। सो न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए मैं फिर से बताती हूँ कि मेरा नाम रितु है, मैं कनाडा में रहती हूँ। और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मैं कनाडा कैसे आई, क्या मेरी पूरी स्टोरी रही, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए अपनी वीज़ा फाइल में, सो दैट कि दूसरे लोगों को गाइडेंस मिल सके। क्योंकि मेरी फाइल इससे पहले 5 बार रिजेक्ट हुई थी और 6 टाइम मुझे अप्रूवल मिला था। तो ये थोड़ा सा मे भी दूसरों के लिए इंस्पायरिंग हो सकता है और वो क्या क्या लर्निंग ले सकती है अगर आप भी इस तरह की फाइल अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा वीज़ा कौन सी कैटेगरी में लगा था। ये था कनाडा स्पाउस वीज़ा परमिट। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं? सबसे पहले जो पीआर होल्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का ना सीआरएस स्कोर डाउन होता है, तो उसको मीट करने के लिए वो सिंगल एप्लीकेशन डाल देते हैं और उसके बाद वो अपने बाद में स्पाउस की डॉक्यूमेंट डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो या फिर अगर आपका कोई पीआर होल्डर आप कनाडा में हो और आप इंडिया के किसी लोग से शादी कर रहे हो, तो भी आप ये वाली अप्लाई कर सकते हो कैटेगरी में। उसके बाद आता है कि या तो कोई स्टूडेंट है और उसके स्पाउस को अप्लाई करना है, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली अपनी फाइल लगाई थी मार्च 2020 में। उसके 16 मार्च को मैंने अप्लाई किया था। उसके 2-3 दिन बाद ही कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो फिर उस वजह से सारी प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई थी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ 2015 में मैंने एक बार यूएसए के लिए विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था, एक बार मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था जो कि मेरे ऑफिस के थ्रू थे और एक ऑफिस की मीटिंग के लिए थे, बट मेरे दोनों रिजेक्शन हो गए थे तो वीज़ा नहीं लगा। फिर मैंने थर्ड फाइल लगाई मार्च 2020 में। इस टाइम पर क्या हुआ था कि अशोक पहले कनाडा आ गए थे दिसंबर 2019 में, और उस टाइम पर जब उनका वीज़ा अप्लाई किया था तो उसमें मेरी डिटेल्स को शेयर नहीं किया था। और जब मार्च में वो यहाँ आकर सेटल हो गए थे पूरे अच्छे से, फिर हमने मेरी फ़ाइल और मेरे बेटे की फ़ाइल लगाई। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई, मेरी बायोमेट्रिक नहीं हो पाई। फिर मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आईआरसीसी से 1 साल तक। उसके बाद मेरे पास 2021 में रिस्पॉन्स आया, वो भी नेगेटिव, कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। और उस टाइम तक अशोक को कनाडा आए हुए 1 साल हो गया था और मैं वहाँ इंडिया में अकेले रहती थी अपने बेटे के साथ। तो सारा लॉकडाउन ऐसे घर पे रहना, बेटे को जवाब देना बहुत डीमोटिवेटिंग होता था। स्टिल उसके बाद जो रिप्लाई आया वो भी नेगेटिव। अब इसमें क्या हुआ था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को लगे हुए 1 साल हो गया था और रिजेक्शन का रीज़न आया था कि मेरे पास इतना सोर्स ऑफ फंडिंग है नहीं कि कनाडा में मैं सरवाइव कर पाऊंगी। अब इसका रीज़न देखो, ऑल्दो अशोक कनाडा में वर्किंग थे, सब कुछ बहुत अच्छे से था, उनका अकाउंट्स में मेंटेन भी था, बट हमने यहाँ पर ये गलती करी थी कि हमने सारा फंडिंग मैनेज किया था अशोक के अकाउंट में, वो भी कैनेडियन अकाउंट में। हमने मेरे इंडिया के अकाउंट में बहुत कम फंड मेंटेन किए थे और अपनी फाइल हमने लगवाई थी कनाडा के ही एक एजेंट से, जिसने कि बहुत ह्यूज अमाउंट हमें चार्ज भी किया था। बट उसने कहा था कि आपके पास फंडिंग का ज़्यादा इशू नहीं है। तो मैंने 2 लाख के आसपास फंडिंग दिखाई थी मेरे अकाउंट में और उसने कहा था कि ओके है। तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं सिर्फ एजेंट की बातें सुन के अपनी फाइल को प्रोसीड करती गई। मैंने खुद से रिसर्च वर्क बहुत कम किया, उस वजह से फिर मेरे पास रिजेक्शन आया। और दूसरा ये था कि फाइल अप्लाई मैंने करी है मार्च 2020 में और रिस्पॉन्स आ रहा है जन 21 में। सो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए थे। मैंने 10 मंथ्स का कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट उन्हें नहीं लगाया था। तो क्या होता है कि अगर आपकी फाइल को अप्लाई किए हुए 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपको रिसेंट बैंक स्टेटमेंट, रिसेंट आपका जो कनाडा में स्पाउस है उसकी सैलरी स्लिप और ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं। तो ये उस टाइम पे मैंने मिस किया था। तो ये आपके लिए लर्निंग होगा। ऑल्दो ऐसा टाइम अब आगे नहीं आएगा क्योंकि वो कोविड का टाइम था और उस टाइम पर इतना बैकलॉग हो गया था तो कोई भी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं था। तो ऐसे में सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। कोई भी एजेंट अगर आपको बोलता है, अगर एक इंसान के लिए आप वीज़ा फाइल कर रहे हो तो 6 लाख इनफ होते हैं, ऐसे एजेंट बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लॉजिकली अगर देखो तो आपको 8 लाख के आसपास इंडिया के अकाउंट में फंडिंग दिखानी चाहिए। और सेम यहाँ पर साइमल्टेनियसली कनाडा में जो वर्किंग है या जो भी स्पाउस है उसके अकाउंट में 8,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट रखना चाहिए, तभी आपका वीज़ा ग्रांट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ होता है हमारी जो सीए रिपोर्ट होती है।
कुछ लोग बोलते हैं कि सीए रिपोर्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आईआरसीसी की वेबसाइट पे भी ये मेंशन तो है नहीं कि आपको सीए रिपोर्ट डालनी है। बट उससे क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड इंडिया का वहाँ पे विजिबल होता है। सीए रिपोर्ट में आप शो करेंगे कि आपके इंडिया से क्या कनेक्शन है, क्यों आप इंडिया वापस आओगे, या फिर अगर कल को कनाडा में कुछ प्रॉब्लम हुई तो कैसे आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, या फिर कैसे आपको हेल्प मिलेगी अपने फाइनेंशियल असेट से जो कि इंडिया में है। तो सीए रिपोर्ट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है कि रिलेशनशिप। आपको प्रूव करना होता है कि ये जो आपका रिलेशन है जिस बिहाफ पे आप वीज़ा फाइल कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कनाडा की पीआर के लिए या फिर वीज़ा के लिए ये रिलेशन बनाया गया है। आपको ये अच्छे से दिखाना है कि ये रिलेशन रियल है। अब हमारी फाइल में कभी भी ऐसा कुछ ऑल्दो मेरे पास 5 रिजेक्शन हुए, बट टचवुड मेरा कभी ये वाला रिजेक्शन नहीं आया कि भाई आपका रिलेशन फेक है या ऐसा है। क्या होता था कि हम लोग बहुत पहले से बात करते थे। इसके लिए आपको अपनी फ़ोटोज़ रखनी होती है आपके रिलेशनशिप की, आपकी शादी की, और आपकी जो कोर्टशिप पीरियड होता है या फिर शादी से पहले कैसे आप लोग बात करते थे। जितनी पुरानी आपकी फ़ोटोज़, चैट हिस्ट्री और ये सब होंगी ना, उतना पुराना उतना ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं अपनी बताती हूँ, तो हम लोग 2012 से भी चैट करते थे, फेसबुक चैट, जीमेल चैट, तो वो सारा कुछ हमारे पास सेव था। तो हमने वो सारा कुछ यहाँ पे प्रूव किया कि ये सिर्फ कनाडा के पीआर या वीज़ा के लिए हमारा रिलेशन नहीं है। ऑल्दो मेरा बेटा भी था तो वो भी बात ऑटोमेटिक प्रूव हो जाती है, बट स्टिल मैंने ऐसे बहुत लोगों के रिजेक्शन देखे हैं कि जिनके बच्चे भी होते हैं, स्टिल उनके पास ये वाले रीज़न से रिजेक्शन आ जाता है। तो अगर फोटोग्राफ की बात करें तो आईआरसीसी तो बोलते हैं कि आप 10 to 15 फोटोग्राफ लगा दो, बट 30-40 जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उतनी फोटोग्राफ्स लगाओ। तो आपको क्या करना है, आपको वर्ड पैड में एक एसओपी क्रिएट करनी है जिसमें आपको अपनी पूरी स्टोरी लिखेंगे कि आप लोग कैसे मिले थे, कैसे सारा कुछ आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ, कैसे आप घूमने गए तो वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स आपने लिया, या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे आपने एक दूसरे को टैग करके फ़ोटो डाला, उनका स्क्रीनशॉट लेकर उस वर्ड फाइल में लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। जितने इवेंट आपकी लाइफ में हुए हैं वो सारे इवेंट जिसमें डेट्स दिखाई दे रही हों, जैसे कि फेसबुक होता है, फेसबुक में पुरानी फ़ोटो देखेंगे जाकर तो उस पर डेट लिखी होती है कि वो फ़ोटो कब शेयर किया गया था। तो वो जितनी पुरानी फ़ोटो होगी वो आपके रिलेशन को प्रूफ करने के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो ऐसे ही आप 30, 40, 80 जितना चाहे, जितना स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं कि इसको उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो अपने रिलेशन को दिखाने के लिए आप ऐसे ही मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने पासपोर्ट में एक दूसरे का नाम ज़रूर ऐड करेंगे। उसके साथ आपका अगर हो सकता है कोई जॉइंट अकाउंट है उसमें आप नॉमिनी एक दूसरे को ऐड कीजिए, या फिर एलआईसी अगर आपने ले रखा है तो उसमें आप एक दूसरे को ऐड कीजिए, बेनिफिशरी, ऐसे करके। तो ये वाली चीज़ें हमारी रिलेशनशिप के सपोर्टिंग में जाती हैं। बाय द स्पैम ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ें लर्न की हैं अपनी एक्चुअल लर्निंग से, और ये सारी चीज़ों के बदौलत ही मेरे को फिर अपना वीज़ा मिल पाया था। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स होता है कि इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपका स्पाउस जो कनाडा में होता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो यहाँ से बनवा के आपको मेल करेंगे, फिर आप अपने वीज़ा फाइल में उसको अटैच करेंगे। इनविटेशन लेटर में वो लोग ये साफ लिखते हैं कि मेरा कनाडा का स्टेटस क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कनाडा में, और उसके साथ मैं अपनी वाइफ को, बच्चे को या ऐसे हस्बैंड को मैं ऐसे इन्वाइट कर रहा हूँ कनाडा आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद आप यहाँ से कोर्ट से जाके उसको नोटराइज करवाएंगे, फिर आप उसको अपनी वीज़ा फाइल में अटैच करवाएंगे, और ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा एक रिजेक्शन आ गया जनवरी 2021 में। उसके बाद फिर कोविड की सेकंड वेव आ गई। फिर जैसे तैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके स्टिल मैंने सेकंड वीज़ा फाइल कर दिया। इस टाइम पर मैंने अपना एजेंट चेंज किया, क्योंकि पहले वाले एजेंट से अब मेरे को ट्रस्ट बचा ही नहीं था। अब सेकंड टाइम पे भी मैंने एजेंट लिया कनाडा वाला। हम लोग इस बेस पर चल रहे थे कि यहाँ के जो एजेंट है उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, और क्योंकि वो IRCC सर्टिफाइड भी हैं तो वो लोग अच्छे से फाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैंने हर बार यहाँ का एजेंट लिया और यहीं से फाइल को अप्लाई करवाया था। अब सेकंड टाइम पे मेरी फाइल चली गई है। अब 2021 में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक साल के बाद 2022 में मेरे पास एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आती है। बट इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक साल था
यहाँ मैं लर्निंग ले चुकी थी। मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, अशोक के डॉक्यूमेंट थे, मेरी बैंक स्टेटमेंट थे, टाइम टू टाइम मैं वेब फॉर्म के थ्रू आईआरसीसी को अपडेट करती रहती थी कि देखो ये मेरा करंट बैलेंस है, या फिर मैं ऐसे खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ, या फिर अशोक ने जॉब चेंज किया था तो हमने वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए थे वेब फॉर्म के थ्रू। तो मेरा केस थोड़ा स्मूथ चल रहा था। अब मेरे पास आती है 2022 में एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। एडिशनल उसमें उन्होंने पूछा कि ठीक है आपने डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप अभी वाले रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमें दो, ताकि आपकी रिसेंट बैंक स्टेटमेंट क्या है, रिसेंट अशोक की यहाँ पे जॉब क्या है, ये सारी चीज़ें मांगी गई। अब हमने अपने एजेंट को ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डे ही सबमिट कर दी, क्योंकि सब कुछ फंडिंग वंडिंग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी था। नई सीए रिपोर्ट मैंने एक दिन में बनवा दी, सब कुछ हमने एजेंट को दे दिया। उस रिक्वेस्ट में मेंशन था कि 7 डेज के अंदर आपको आपकी इस ईमेल का रिप्लाई करना है, अदरवाइज हम आपको आपके पुरानी फाइल के बेस पर रिवर्ट दे देंगे। अब जो यहाँ का लॉयर था उसको हमने अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए नेक्स्ट डे ही, बट लॉयर ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया, वो अपना कुछ और फाइल्स में बिजी थे, तो उन्होंने मेरा 7 डेज तक फाइल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं किए। और नेक्स्ट डे जब 9th डे हो गया था तब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। तब तक मेरा टैट मिस हो चुका था, तो मेरे पास अगेन फिर से 1 हफ्ते के अंदर रिजेक्शन आ गया। और इस टाइम पर मैं ये प्रीटी श्योर थी कि अब तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से दिए हैं, सब कुछ हुआ है। और ये भी बोला जाता है कि अगर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए ना तो 90% आपका केस अप्रूवल की तरफ है। तो मैं तो बहुत खुश थी कि चलो अब की बार तो वीज़ा अप्रूवल ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक मेरे को 2 साल हो चुके, 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे अशोक को गए हुए, और अशोक एक बार भी इंडिया नहीं आए थे, और हमारा ऐसे लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा था। ये सब मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था। भव्य को भी संभालना होता था, मेरी जॉब भी थी, सब कुछ था। अब बात आती है कि जब मेरा फिर से रिजेक्शन आ गया, फिर मेरे को फाइल करनी है। अब मैंने सोचा कि इस बार जब मैं फाइल करूँगी तो मैं खुद से फाइल करूँगी, और या तो मैं इंडिया के किसी एजेंट से कराऊंगी, क्योंकि ये तो बोला ही जाता है कि इंडिया के लोग ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं। मेरी केस हिस्ट्री बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बहुत सारे एजेंट्स के साथ हमने बात किया, अपना केस डिस्कस किया, बट कोई ऐसा केस लेने को रेडी नहीं था। तो क्या होता है कि जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी फ़ाइल को किसी वीज़ा ऑफिसर के पास अलोकेट कर देगा। तो मेरी फ़ाइल एक ऐसे वीज़ा ऑफिसर के पास चली गई जो कि 2 साल पहले ही आईआरसीसी की जॉब छोड़ के जा चुके थे, वो एक्टिव ही नहीं थे। और सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, 63,000 और पता नहीं 60,000 ऐसे कुछ लोगों के साथ हुआ था। ये बहुत बड़ा उस टाइम पे इशू भी बना था। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैंने वेट किया, बट मेरी फाइल पे कोई रिवर्ट नहीं आया। ऑल्दो मेरे बाद के लोगों ने जिसने वीज़ा अप्लाई किया था सबकी फाइल पर रिवर्ट आ रहा था। तो उस टाइम पर अगेन मुझे अपनी फाइल विड्रॉ करनी पड़ी और फिर से फाइल करनी पड़ी जनवरी 2023 में। तो इस टाइम पर फाइनली गॉड ग्रेस मेरे पास 22 डेज़ में मेरा वीज़ा आ गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था। मैं भी बहुत सारी लर्निंग ले चुकी थी, और वही सारी लर्निंग मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि आपके भी हेल्पफुल हो जाए। ये थी मेरी स्टोरी, मुझे कैसे फाइनली अपना वीज़ा मिला। अब क्या था कि लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे मैंडेट चेक बताती हूँ जो आपको अपनी फ़ाइल के लिए हेल्पफुल रहेंगे। एक तो क्या होता है कि जब भी अगर आप किसी एजेंट से फ़ाइल अपना अप्लाई करवा रहे हैं ना, तो एक ऐसे एसओपी बनती है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर लें, ताकि अगर कल को आपका भगवान ना अगर वीज़ा नहीं भी लगता है तो नेक्स्ट टाइम आप किसी और वीज़ा एजेंट से अपनी फ़ाइल लगवा रहे हैं, तो ताकि आप उसको सारी फाइल रिप्रेजेंट कर सकें। तो आपके फर्स्ट वाले एजेंट से जब भी आप अप्लाई करेंगे उससे सारी डिटेल लेनी है, उसको सबमिशन समरी बोलते हैं। तो क्या एसओपी, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, वो सारा उसमें मेंशन होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर फंडिंग ही होती है। तो अगर एक इंसान के लिए आप फाइल कर रहे हैं तो आप 8 लाख के अराउंड फंडिंग रखेंगे। वहीं पर अगर आप 2 जैसे कि डिपेंडेंट है और किड है, 2 लोगों को फाइल कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि 12 to 14 लाख INR के अकॉर्डिंग आप फंड अपने अकाउंट में रखें। सेम ऐसे ही कनाडा के अकाउंट में आपको $10,000 के अराउंड, आपको कैनेडियन डॉलर के अराउंड रखना है, चाहे एक इंसान को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं या 2 को कर रहे हैं। और इसके अलावा फर्दर अगर आपको कोई ऐसे हेल्प चाहिए या कोई भी ऐसे रिव्यू आपका डॉक्यूमेंट कराना है, जहाँ तक हो सकेगा अपनी तरफ से फुल आपको हेल्प करूँगी।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको वीज़ा अप्लाई के लिए चाहिए, और ये सारी मेरी स्टोरी थी कैसे मैं कनाडा आई और क्या क्या मेरा यहाँ का स्टेटस है, कैसे मुझे वीज़ा मिला। तो अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ कि मुझे यहाँ आए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छी एक जॉब भी मिल चुकी है। इसके लिए मैं नई एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या मैंने प्रिपेयर किया, कैसे मुझे जॉब मिली, ताकि दूसरे लोगों को गाइडेंस मिल सके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।